तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक जो है यहाँ पे सेक्शन 70 तक अपना पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। अब सेक्शन 71 यहाँ पे कवर हो रहा है और सेक्शन 71 कोऑपरेशन की बात करता है, पार्टीज की, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज विद कॉन्सिलेटर। जब फ्रेंडली फीलिंग ब्रॉट करने के लिए एक बंदा आपके बीच आ रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे हेल्प करें, क्योंकि यदि लड़ाई झगड़ा बनाए ही रखना है तो फिर कॉन्सिलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। और यदि लड़ाई झगड़ा आपस में बातचीत से खत्म करना ही है तो फिर तो ऐसे केस में कॉपरेशन जरूरी है। इसीलिए सेक्शन 71 ने साफ कहा कि पार्टीज को गुड फेथ में कोऑपरेट करना चाहिए कॉन्सिलेटर को, और पर्टिकुलरली उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वे जो रिक्वेस्ट कॉन्सिलेटर उनसे करता है उन्हें कंप्लाई विद करे, यानी कि कॉन्सिलेटर की रिक्वेस्ट को सुने। जब वो रिटर्न मटेरियल देने के लिए कहे, रिटर्न मटेरियल दें, एविडेंसेस प्रदान करें, मीटिंग्स भी अटेंड करें, इग्नोर ना करें चीजों को, ना ही टालें, तभी तो कॉन्सिलेशन सही से हो पाएगी। अच्छा, सजेशन बाय पार्टीज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेक्शन 72 कहता है हर पार्टी को अपनी तरफ से भी और कॉन्सिलेटर के कहने पर भी सजेशंस देने चाहिए। दोनों पार्टीज कॉन्सिलेटर को सजेस्ट करें, अपने अपने पक्ष रखें कि भाई चलो इस तरह से भी तो हम लोगों के बीच की डिस्प्यूट दूर हो सकती है। कॉन्सिलेटर ने सुनेगा, दूसरी पार्टी को समझाएगा, दूसरी पार्टी को समझ में आ गया तो झंझट ही खत्म। फिर बात आती है सेटलमेंट एग्रीमेंट की। सेक्शन 73 प्रोवाइड करता है कि जब कॉन्सिलेटर को ऐसा लगता है कि कुछ सेटलमेंट के पॉइंट्स तो भाई दोनों के बीच में बन गए हैं और पार्टीज इन्हें एक्सेप्ट कर भी सकती हैं, दोनों कंसेंसस आ सकता है इन पॉइंट्स को लेकर, तो वो क्या करता है, वो एक पॉसिबल टर्म्स का स्टेटमेंट बनाता है और फिर दोनों पार्टीज को सबमिट करता है और उनके ऑब्जर्वेशंस लेता है कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। दोनों पार्टीज की ऑब्जर्वेशन रिसीव करने के बाद कॉन्सिलेटर फिर से उन्हें रीफॉर्मुलेट करता है और फिर से एक पॉसिबल सेटलमेंट प्रयास करता है, क्योंकि हो सकता है कि सेटलमेंट में 10 पॉइंट्स आए हों, 8 का तो लेके दोनों ही एग्री हो गए, फिर जो बचे हुए 2 पॉइंट्स उन्हें दोबारा से रिफॉर्मुलेट करा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सेटलमेंट पर पहुंचने का प्रोसेस आगे बढ़ता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि पार्टीज किसी एग्रीमेंट पर पहुंचती हैं, डिस्प्यूट में सेटलमेंट होने के कुछ चांसेस नजर आते हैं, तो फिर ऐसे केस में ना, यदि वे पॉइंट को लेकर कंसेंसस पर आते हैं तो रिटन सेटलमेंट बना लो और आपस में एग्री हो जाओ ताकि बाइंडिंग हो जाए। यदि पार्टीज ने रिक्वेस्ट करी है तो कॉन्सिलेटर को जल्दी से जल्दी सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ कर लेना चाहिए। पार्टीज को फिर उसे एग्रीमेंट को साइन कर लेना चाहिए। ये फाइनल और बाइंडिंग नेचर का हो जाता है। इससे पार्टी सोचते हैं कि चलो भाई हमने खुद ही कहा था, हम खुद ही एग्री हो रहे हैं, हम खुद ही बाउंड रहेंगे। कॉन्सिलेटर बस उसे ऑथेंटिकेट कर देता है और उसकी कॉपी दोनों को दे देता है। उससे दोनों पार्टी ने क्योंकि मिलजुल कर खुद ही सेटलमेंट करा है कॉन्सिलेटर के आगे, तो फिर वे उससे मुंह करेंगे नहीं, इस बात के चांसेस घट जाते हैं और डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट का क्या प्रभाव है, सेक्शन 74 ही बताता है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट का स्टेटस लगभग ऐसा ही है जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने फैसला सेक्शन 30 में सुना दिया हो, वही बाइंडिंग नेचर यानी कि। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आई। सेक्शन 75 क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी लॉ में क्या लिखा है, जो कॉन्सिलेटर हैं और जो पार्टीज हैं वे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सारे मैटर्स जो उनकी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक्सटेंड होती है उनके एग्रीमेंट में भी, एक्सेप्ट यदि कहीं पर इंप्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट की जरूरत पड़ी तो भाई फिर तो बताना ही पड़ेगा ना एनफोर्सिंग पार्टी को। नहीं तो ऐसे केस में 3 लोग, पहली पार्टी, दूसरी पार्टी और कॉन्सिलेटर, उनके बीच की बात है और उनके बीच ही रहता है वो सेटलमेंट एग्रीमेंट में। फिर बात आती है कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स को समाप्त कब माना जाता है। तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट कब होती हैं। तो इस डायग्राम में यदि हम देखें तो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट की जा सकती हैं बाय साइनिंग ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय पार्टीज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाया, पार्टीज ने साइन करा, एक एक कॉपी दोनों को दे दी गई, कॉन्सिलेटर ने सिग्नेचर करके उसे ऑथेंटिकेट कर दिया, या बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्सिलेटर आफ्टर कंसल्टेशन विद पार्टीज टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट्स एट कॉन्सिलेशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जहां कॉन्सिलेटर भी खुद हाथ खड़े कर देता है और वो कहता है कि भाई तुम्हारे बीच तो अब कॉन्सिलेशन कराने का कोई फायदा है नहीं, एक रिटन डिक्लेरेशन साइन कर देते हैं, कॉन्सिलेटर ही साइन कर देता है सब दोनों पार्टीज से बातचीत करने के बाद कि भाई अब कोई फायदा नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है कॉन्सिलेशन करना।
या फिर तीसरी बात, एक रिटन डिक्लेरेशन पार्टीज की तरफ से आता है कॉन्सिलिएटर को एड्रेस्ड कि कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग खत्म कर दो, हम तो या तो कोर्ट में जाएंगे या तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, पर कॉन्सिलिएशन हो नहीं पाएगी हमारे बीच में। तो सेकंड पॉइंट में कॉन्सिलिएटर ने डिक्लेरेशन साइन करा था, यहां पार्टीज डिक्लेरेशन साइन करके कॉन्सिलिएटर को भेज रही है। या चौथा पॉइंट, रिटन डिक्लेरेशन पार्टी का दूसरी पार्टी को और कॉन्सिलिएटर को, यदि कॉन्सिलिएटर पॉइंट हुआ था इस संबंध में कि कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स इस दिन समाप्त कर दो। मान लो एक पार्टी कह रही है मुझे नहीं करनी कॉन्सिलिएशन, तो 1, 2, 3, 4 इन सभी केसेस में कॉन्सिलिएशन टर्मिनेट हो गई है, प्रोसीडिंग समाप्त हो गई है, ये मान लिया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और कोई रास्ता नहीं है आर्बिट्रेशन। तो ऐसे केस में फिर तो आपको फिर ये है ना कि हम तो भाई आपस में सेटलमेंट कर नहीं पाए, जो फैसला होगा हम वो मानेंगे, तो या तो आर्बिट्रेशन के पास चले जाओ वो भी फैसला सुनाता है, तो कोर्ट के पास चले जाओ वो भी फैसला सुनाता है। तो सेक्शन 77 प्रोवाइड करता है कि पार्टीज नहीं इनिशिएट करती कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, एक्सेप्ट दैट पार्टी में इनिशिएट आर्बिट्रल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वेयर इन ओपिनियन सच प्रोसीडिंग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग देयर राइट्स। वैसे तो जनरली जो पार्टीज हमें इनिशिएट करती नहीं है जब तक कॉन्सिलिएशन चल रही है, क्योंकि कॉन्सिलिएशन का मकसद ही अलग है। कॉन्सिलिएशन पर यदि लेकिन बात नहीं बन पाती तो फिर वे जुडिशियल रास्ता अपनाती हैं या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनवाकर जो आर्बिट्रेशन के थ्रू फैसला लेती हैं। एक्सेप्ट दैट पार्टी इनिशिएट कर भी सकती हैं बशर्ते कोई अधिकार विशेष रूप से प्रिजर्व करके, ऐसा करके रोका ना गया हो। भाई शुरुआत में उन्होंने ये आपस में एग्रीमेंट कर लिया तो बात अलग है कि हम जब तक आर्बिट्रेशन, जब तक हम कॉन्सिलिएशन करेंगे तब तक जुडिशियल अथॉरिटी के पास नहीं जाएंगे। राइट प्रिजर्व है तो राइट अलग है, लेकिन राइट प्रिजर्व नहीं है तो जनरली ऐसा होता नहीं है। फिर बात आती है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉन्सिलिएशन की कॉस्ट। तो जो सेक्शन 78 का सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जब कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स समाप्त हो जाती हैं तो कॉन्सिलिएटर कॉन्सिलिएशन की कॉस्ट तय करता है और रिटन नोटिस दोनों पार्टीज को दे देता है। अब ये एबीसीडी पॉइंट के नीचे देखो क्या लिखा है, लिखा है कॉस्ट दोनों पार्टी बराबर बियर करती हैं जब तक कि पहले से ही कोई प्रोपोर्शन उन्होंने तय ना कर लिया हो। सारे एक्सपेंसेस जो इनकर किए गए हैं पार्टी के द्वारा, वैसे केस में एक पार्टी बॉन्ड करती है। भाई उनके बीच में यदि एग्रीमेंट था कि आधी आधी तो आधी आधी, कुछ नहीं तो भी आधी आधी, और कुछ एग्रीमेंट है कि भाई 1/4 3/4 तो जो है फिर वो एग्रीमेंट के अनुसार। कॉस्ट माने कौन सी कॉस्ट? देखो कॉस्ट माने सबसेक्शन 2 ने बताया कौन सी कॉस्ट। सारे फीस एक्सपेंस जो कॉन्सिलिएटर के हैं, विटनेसेस के हैं, पार्टीज की कंसेंट से जो खर्चे हुए हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के जो खर्चे हुए हैं पार्टीज की कंसेंट से, कोई असिस्टेंस ली है किसी एक्सपर्ट की या किसी और व्यक्ति की, कोई भी खर्चा जो कॉन्सिलिएशन कराने में, सेटलमेंट कराने में हो गया, वो सब प्लस कर देते हैं और उसे कहते हैं हम ये कॉस्ट ऑफ कॉन्सिलिएशन है। डिपॉजिट सेक्शन 79 ये कहता है कि कॉन्सिलेटर कभी कभी ना आदेश देता है, डायरेक्ट करता है दोनों पार्टी को कि चलो इक्वल इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करो एडवांस में। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि यदि उसे लगता है कि इतना खर्चा आ जाएगा तो वो एडवांस में उतना खर्चा ले लेता है और फिर उसमें से कॉस्ट पे करता रहता है। सबसेक्शन 2 भी ये कहता है कि कोर्स ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान भी कुछ सप्लीमेंट्री डिपॉजिट इक्वल अमाउंट का दोनों पार्टी से लिया जा सकता है। एडवांस में ले लो, जैसे जैसे खर्चा होता रहे वैसे ले लो। यदि जरूरत लगती है कि भाई रिक्वायर्ड डिपॉजिट चाहिए और रिक्वायर्ड डिपॉजिट दोनों पार्टीज में इन फुल नहीं पे करती 30 डेज के अंदर अंदर, तो भाई जब पैसे नहीं आते तो काम कैसे बढ़ेगा? कि इसलिए कॉन्सिलिएटर क्या कर देगा, प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर देगा और रिटन डिक्लेरेशन दे देगा कि भैया या तो पैसे जमा करो नहीं तो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं टर्मिनेट, और फिर वो डिक्लेरेशन की डेट से टर्मिनेट मान ली जाएंगी। टर्मिनेटर होने पर जो अपॉन टर्मिनेशन कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स, कॉन्सिलिएटर रेंडर करेगा अकाउंटिंग पार्टीज को कि कैसे कैसे खर्चा हुआ, सब बता देगा। इतना तुमने पैसा जमा करा था, इतना खर्चा हो गया, इतना बच गया, या इतना खर्चा हो गया, इतना बैलेंस बच गया तुम्हारी तरफ से, वो पे करो। तो ये बात डिपॉजिट्स को लेकर सेक्शन 79 था। फिर बात आई कॉन्सिलिएटर का रोल क्या है, रोल ऑफ कॉन्सिलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स। कॉन्सिलिएटर आर्बिट्रेटर नहीं है, कॉन्सिलिएटर नहीं एक्ट करता एक आर्बिट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव या काउंसिल ऑफ अ पार्टी के रूप में किसी भी आर्बिट्रल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। वो तो इंडिपेंडेंट पर्सन था।
वो झगड़ा सॉल्व कराने के लिए आया था, वो किसी का पक्षधर नहीं है। एक और खास बात है, यदि कॉन्सिलिएशन नहीं हो पाती किसी कारण से और पार्टी कोर्ट में जाती है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाती है फैसला लेने के लिए, तो बाद में आप कॉन्सिलिएटर को एक विटनेस के रूप में नहीं बुलाओगे, उसका काम नहीं है। कॉन्सिलिएटर शैल नॉट बी प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज एज अ विटनेस इन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। फिर सेक्शन 81 आता है। यदि हम सेक्शन 81 की बात करें तो सेक्शन 81 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं, सेक्शन 81 provides that party shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings whether or not such proceedings relate to dispute that is subject of conciliation proceedings. सेक्शन 81 ने कहा जो पार्टीज है वो ना तो रिलाई करेंगी ना ही इंट्रोड्यूस करेंगी एविडेंस के रूप में आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो चीज जो कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स में उनके बीच में हुई थी, क्योंकि कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अलग चीज थी, जुडिशियल डिसीजंस अलग चीज है, आर्बिट्रल अवार्ड्स अलग चीज है। तो इसीलिए यदि कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के बीच में कुछ बात कही गई, लिखी गई, तो जनरली उसे आप एविडेंस के रूप में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं कर सकते हो। जो व्यूज एक्सप्रेस या सजेशंस जो हैं पॉसिबल सेटलमेंट के थे, जो पार्टीज ने एडमिशंस यानी कि कुछ बातें कही थी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, प्रपोजल्स रखे थे, या फैक्ट दैट अदर पार्टी हैज इंडिकेटेड हिज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल, तो ऐसे केस में ये चीजें एडमिसेबल नहीं है। जो कॉन्सिलिएशन में हुआ था वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, तो इसीलिए लिखा है सेक्शन 81 प्रोवाइड्स दैट पार्टी शैल नॉट रिलाई or introduce not rely or not introduce as evidence in tribunal or judicial proceedings। ये चीजें जो कॉन्सिलिएशन में हुई वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं रखोगे आप। फिर हाई कोर्ट की पावर आई, हाई कोर्ट रूल बना सकता है इस संबंध में, और कोई खास बात नहीं है। सेक्शन 83 आप काट सकते हो, कोई खास बात नहीं है। पावर टू मेक रूल्स भी छोड़ो। फिर एक वर्ड आया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखा जाए कॉन्सिलिएशन की जो मेन पॉइंट्स थे वो तो समाप्त हो गए। एडीआर पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है। बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो है ना, एक विकल्प ही तो है ना कोर्ट की जगह पर। जैसे कि ग्रोइंग अवेयरनेस है कि कोर्ट जो है अब इतना ज्यादा बर्डन जस्टिस का नहीं उठा पा रहा, तो ऐसे केस में बहुत सारे केस हैं जो कहीं और से सॉल्व करा लेना चाहिए, जैसे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, यहां से करा लो सॉल्व। इससे क्या होगा, इससे समय बचेगा कोर्ट का। एडीआर फ्लेक्सिबल भी तो होते हैं ना, समय बचता है, स्ट्रेस बचता है। तो इसीलिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्प्यूट जितना हो एडीआर से सॉल्व हो उतना बढ़िया। ये जो सर्विसेज है अब इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है, मॉडर्न फैसिलिटीज इन्हें प्रदान करने की आवश्यकता है। इसी वजह से एक सेंटर है इंटरनेशनल जिसका नाम है ICADR, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक यूनिक सेंटर है जो कि एडीआर के फील्ड में रिसर्च डेवलपमेंट का काम करता है। और खास बात यह है कि एडीआर जो सर्विसेज हैं वो न केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रदान करता है। बाकायदा एक ICADR सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य ही क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है उसे सुधारना और लोगों के बीच में जागरूकता तय करना। इसका अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। एडीआर बहुत सारे फील्ड्स में काम करता है, कमर्शियल, सिविल, लेबर, फैमिली डिस्प्यूट्स। तो एडीआर से फैसले जल्दी आते हैं। एडीआर टेक्निक बहुत बढ़िया बिजनेस एनवायरनमेंट में एक हेल्दी स्पिरिट क्रिएट करती है। ज्वाइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप्स, पर्सनल इंजरी, प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोफेशनल लायबिलिटी, इन सब फील्ड में, रियल एस्टेट में, लॉ को इंटरप्रेट करने में, इंश्योरेंस कवरेज में, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रेट करने में, रादर लॉ नहीं, जो एडीआर है वो काम करता है। एडीआर बहुत ही जो है अच्छा है, इसीलिए इसे विकल्प मानते हैं जुडिशियल रेमेडीज का, और नाम है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। और इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। 81 के करीब सेक्शंस इसमें कवर्ड है। थैंक यू।